है कि नहीं इन्फॉर्म करना। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, चलो एज्यूम करते हैं कि सबको आवाज़ आ रही है। 1 मिनट मैं भी मैसेज खोल के देख लूँ कितने लोग कनेक्ट हुए हैं। सभी को गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा लिखने वाला काम ज़्यादा रहेगा, उसके बाद कोशिश करेंगे कि गुप्त के पूरे महाराज जितने लोग भी आए हैं ना, सारे लोगों को अपन पढ़ लें। उसके बाद उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको आराम से कल देखेंगे। ठीक है ना? चलो जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, जल्दी लोग जितने लोग भी हैं। कक्षा अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, चलो वेट नहीं करते हैं, अपन शुरू करते हैं। अभी वही वाली चीज़ शुरू करेंगे जो लास्ट टाइम में पढ़ा चुके थे। जल्दी से मैं उसको बताते हुए लिखाते हुए चल रहा हूँ, लिखते जाना। ठीक है, चलो हम लोग क्या किए थे, जैन और बौद्ध धर्म को आराम से पढ़ के ख़त्म कर लिए थे। अब हम लोग आ गए थे गुप्त साम्राज्य में, है ना? तो गुप्त साम्राज्य में आ गए थे। गुप्त साम्राज्य में हमने लाइन से कितने 5 राजाओं को, 5 शासकों को देख लिए थे और उनके बारे में पूरी स्टोरी पढ़ लिए थे, क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है, चिराग का मैसेज आ गया, द्रौपदी का। ठीक है, आ रही है ना? हाँ ठीक है ना? तो ठीक है, कल होमवर्क दिया था, 2 लोगों का आंसर आया था, एक द्रौपदी का और एक पीताम्बर का। ठीक है, चलो थोड़े से लोग भी अगर एक्टिव हो तो अच्छा है, बाकी लोग भी कोशिश करना कि आंसर दिया करें। ठीक है ना? तो गुप्त वंश वाला हमने क्या पढ़ा था कि इसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अभी आप साथ में क्या करना, मैं बोल रहा हूं आप याद से लिखते भी चलो। ठीक है, अब लिखते भी चलना आज वाले में, है ना? आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि समझने वाला पोर्शन 4 राजाओं को समझ लिए थे, है ना? आगे के राजाओं को आज समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या हुआ था, हमने कहा था श्रीगुप्त जो थे उन्होंने क्या किया था, गुप्त वंश की नींव रखी थी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी थी और उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? लेकिन कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है, कई लोगों का मानना है कि एक्चुअली वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त काल के क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। लेकिन हमें एक चीनी यात्री जिसका नाम था इप्सिंग, इप्सिंग के अनुसार हमें यह पता चलता है कि जो श्रीगुप्त थे उन्होंने दार्शनिकों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या बनाया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इनके कोई सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं, हम केवल अंदाजा लगाते हैं कि श्रीगुप्त के टाइम से क्या हुआ था, यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आते हैं श्रीगुप्त के बाद आते हैं उनके पुत्र घटोत्कच। ठीक है, लगभग 280 ईस्वी में घटोत्कच क्या बनते हैं? उत्तराधिकारी बनते हैं, शासक बनते हैं। और हमें एक लेख मिला है, उस लेख के अनुसार गुप्तों की वंशावली कहां से शुरू होती है? घटोत्कच के टाइम से ही क्या होती है? शुरू होती है। क्लियर है? इसके अलावा हमें क्या बोलते हैं, इसके भी, घटोत्कच के भी कोई सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद हम सीधा आ गए थे चंद्रगुप्त प्रथम के ऊपर, और चंद्रगुप्त को हम क्या बोलते हैं कि गुप्त वंश के क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। तो अगर प्रश्न आता है कि प्रथम संस्थापक कौन थे तो श्रीगुप्त लिखना, और अगर प्रश्न आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो आप चंद्रगुप्त प्रथम लिखना। क्लियर है? चलो अब तुरंत लिख लो श्रीगुप्त के अंदर। अब मैं लाइन से लिखाते जा रहा हूं और मैं बोलते भी जाऊंगा। ठीक है, इस चीज को मैं समझा चुका हूं। क्लियर है? चलो अब लिखते जाओ। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डाल लो गुप्त वंश, उसमें सबसे पहला हेडिंग डालो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त डाल लिए। उनका कार्यकाल लिख लो, ये याद रखना, लगभग 240 से 280 ईसा पूर्व, लगभग 240 से 280 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें लिख लेना इनके कोई भी सिक्के या अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। कोई भी सिक्के या अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर है? कोई भी सिक्के या अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट लिखो, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण की थी।
महाराज की उपाधि धारण की थी और इन्होंने पुरोहितों के लिए, चीनी पुरोहितों के लिए क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री इप्सिंग के अनुसार, पॉइंट डाल के लिखना, चीनी यात्री इप्सिंग के अनुसार इन्होंने क्या किया था, बौद्ध पुरोहितों के लिए या अन्य पुरोहितों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चीनी यात्री इप्सिंग के अनुसार, है ना, इप्सिंग के अनुसार, इप्सिंग के अनुसार, क्लियर है। चीनी यात्री इप्सिंग के अनुसार इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण करवाया था। बोर मत होना, तुरंत लिखते चलना, कहानी पूरी सुन चुके हैं। तुरंत दूसरा डाल लो, घटोत्कच, घटो आधा शा, घटोत्कच। इनका कार्यकाल है 280 से 319 ईस्वी। ठीक है, और घटोत्कच के भी इसके अंदर लिखना, इनके भी कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, इनके भी कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, और इनके भी कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, और इन्होंने भी किसकी उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो, अच्छे से लिखना। स्कंदगुप्त के रीवा अभिलेख के अनुसार, रीवा अभिलेख के अनुसार, स्कंदगुप्त के रीवा अभिलेख के अनुसार गुप्तों की वंशावली, गुप्तों की वंशावली, गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के टाइम से ही शुरू हुई है। घटोत्कच, घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुई है। ठीक है, घटोत्कच के समय से ही क्या हुई है, प्रारंभ हुई है। घटोत्कच के समय से ही क्या हुई है, प्रारंभ हुई है। क्लियर हो गया। चलो अब तुरंत तीसरे नंबर का शासक जो है उनका नाम लिखो, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, लास्ट कक्षा में जितने लोग उपस्थित रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम ये चीज पढ़ चुके हैं। अगर जो अनुपस्थित थे घबराओ मत, मैं उन्हीं लाइनों को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम में लिखो, चंद्रगुप्त प्रथम जो था घटोत्कच का उत्तराधिकारी था, और चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का उत्तराधिकारी था, और इसने गुप्तों को क्या किया था, बहुत ज्यादा बलशाली बनाया था, और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जो वास्तविक रूप से संस्थापना थी, जो उस गुप्त वंश की नाम से, जिसके सिक्के विक्के सारी चीज मिलते हैं, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है, तो लिखो, यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे 319 में, है ना, इनका याद रखना 319 से इनका कार्यकाल शुरू होता है 335 तक, और इसी 319 को क्या कहा जाता है, गुप्त संवत। इन्हीं के समय से गुप्त संवत का क्या होता है, प्रारंभ होता है। मतलब 319 ईस्वी से क्या शुरू होता है, गुप्त संवत का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, पहली लाइन आपने क्या लिखे, ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। दूसरा लिखना, गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी इन्हीं के टाइम शुरू होता है या प्रारंभ किया गया। क्लियर है। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। इसको मैं एकदम वर्ड टू वर्ड बोर्ड में नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि साइन लैंग्वेज वाली मैडम ने लास्ट क्लास में पूरा इंटरप्रेट किया था इसको, है ना, अच्छे से, इसलिए मैं सिर्फ बोल के लिखा रहा हूं, सिर्फ की पॉइंट्स को मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। क्लियर है। चलो अब
लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करने के पश्चात, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करने के पश्चात, विवाह करने के पश्चात उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि क्या की? धारण की। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके पहले वाले दो लोग सिर्फ महाराज की उपाधि धारण किए थे, और ये कौन सी उपाधि धारण करते हैं? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? और इन्होंने क्या किया? अपने राज्य को एक अच्छे खासे पैमाने पर क्या किया? विस्तार किया। क्लियर है? अब इनके तुरंत बाद आ जाएंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इन्होंने गुप्त वंश को, जो इनका गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य को पूरे तरफ एक्सप्लोर किया इन्होंने। और इनकी विजय यात्रा के ही कारण इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। क्लियर है? इन्होंने दक्षिणावर्त अभियान जो चलाया वहां पे 12 राजाओं को परास्त किया। उसके बाद आर्यावर्त अभियान 9 आर्य राजाओं को परास्त किया। उसके बाद जंगली असभ्य लोगों को परास्त किया। उसके बाद पूरे बाउंड्री के राजाओं को क्या किया? परास्त किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। इसके अंदर तुरंत लिखो गुड इवनिंग सभी को। शेख नबील, राजू, यशस्वी, मीरा, सभी को गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो चंद्रगुप्त हो गए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? चंद्रगुप्त के बाद हमने पढ़ा समुद्रगुप्त। क्लियर है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त हेडिंग डाल लो चौथे नंबर का, चौथे शासक लिखो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त लिख लिए। इनमें आराम से लिखना आप लोग। इनका वास्तविक नाम कच्छ, कबूतर के का और चम्मच के चा, कच्छ। इनका वास्तविक नाम कच्छ था। समुद्रगुप्त, इनका वास्तविक नाम क्या था? कच्छ था। इनका वास्तविक नाम कच्छ था। ठीक है, अपनी विजयों के संकेत में क्या हुआ था? ये जहां पे भी जाते थे क्या करते थे? युद्ध करते थे और विजय होते थे। तो अपने विजय होने के संकेत में इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त। इसलिए इनको फिर किस नाम से जाना जाने लगा? समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है? इनका वास्तविक नाम क्या था? कच्छ, कबूतर के का और चम्मच के चा, कच्छ था। हाँ पीतांबर, बता रहा हूं, आप जो बोले हो राइट है ना। चलो, समुद्रगुप्त, इनका वास्तविक नाम कच्छ था। क्लियर है? इनका वास्तविक नाम कच्छ था। विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की या इन्हें दी गई। और इनके दरबारी कवि का नाम था हरिशेन। इनके दरबारी कवि का नाम था हरिशेन, जिन्होंने रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति की। क्लियर है? हरिशेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए या जारी किए। उन सिक्कों के नाम लिखो। सबसे पहला गरुड़ प्रकार के सिक्के। ठीक है, पहला गरुड़ प्रकार के, दूसरा धनुर्धर प्रकार के। पहला गरुड़ प्रकार के, दूसरा धनुर्धर प्रकार के, तीसरा लिखो परशु
परशु, परशु प्रकार के, परशु प्रकार के परशु प्रकार के। अगला लिखो चौथा अश्वमेघ प्रकार के। पांचवा व्याघ्र हंता, व्याघ्र हंता प्रकार के। और आखिरी यानी कि छठवा वीणा तरण, वीणा तरण, वीणा तरण, वीणा पाणी अपन बोलते हैं ना, तो वीणा तरण, वीणा तरण प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए। और याद रखना जो सबसे पहले नंबर का आप लिखे हो गरुड़ प्रकार के सिक्के, ये गरुड़ प्रकार के सिक्के जो थे क्या थे, सर्वाधिक लोकप्रिय थे। गरुड़ प्रकार के सिक्के सर्वाधिक लोकप्रिय थे। क्लियर है? गरुड़ प्रकार के सिक्के सर्वाधिक लोकप्रिय थे। क्लियर है? अब जो हमें लेख मिला है, प्रयाग प्रशस्ति मिला है, उस प्रयाग प्रशस्ति के हिसाब से समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान की यात्रा थी वो किस किस तरह की थी। तो सबसे पहले आप लिखोगे दक्षिणापथ अभियान, दक्षिणापथ अभियान। सबसे पहला इन्होंने कौन सा अभियान छोड़ा था? दक्षिणापथ अभियान, दक्षिणापथ अभियान, दक्षिणापथ अभियान। दक्षिणापथ अभियान वाला क्या था? इसमें क्या किया था इन्होंने? दक्षिण के 12 राज्यों में इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया और सभी राज्यों को क्या किया? विजित कर लिया। सभी राज्यों को क्या किया? विजित कर लिया। लेकिन उन राज्यों पर अपना अधिकार ना जमाते हुए उन्हीं राजाओं को क्या करने दिया? शासन करने दिया। और इतिहास में समुद्रगुप्त की इस नीति को क्या बोलते हैं? धर्म पर विजय की नीति, धर्म पर विजय की नीति। ठीक है, इसे धर्म पर विजय की नीति कहा गया है। क्लियर है? चलो अब उसके बाद आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्यावर्त क्या था? इसको भी मैं कल बता दिया था। आर्यावर्त में क्या था? ये ऐसे राजा थे, आर्य राजा थे जो क्या थे? एक फांस की तरह गले में क्या थे? गुप्त वंशों के चुभे हुए थे। और ये कभी भी क्या हो सकते थे? आस्तीन के सांप बन सकते थे। तो इनको हराना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। तो समुद्रगुप्त ने इन 9 राजाओं को क्या किया? हराया। और ना केवल हराया, हराने के बाद क्या किया? इन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। जड़ से उखाड़ फेंका मतलब ऐसा नहीं कि दक्षिण के अभियान में 12 राजाओं को माफ कर दिया था, उनको शासक बने रहने दिया लेकिन अपना वो रखा, ऐसा नहीं। वो पूरे राजाओं को भी वहां से हटा लिया और अपना पूरा अधिकार कर लिया। क्लियर है? क्लियर है सबको? इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सत्र सभोग धरण, सभोग धरण। ठीक है, इस नीति को सत्र सभोग धरण की नीति कहा गया। क्लियर है? तीसरा लिखो, तीसरा अभियान इनका जो शुरू हुआ समुद्रगुप्त का, तीसरा अभियान जो था वनवासी असभ्य लोगों के लिए था। तो क्या हुआ? समुद्रगुप्त यहाँ पे मगध में बैठे हैं, इन्होंने दक्षिणावर्त अभियान के तहत क्या किया? दक्षिण के राज्यों को विजित कर लिया। उसके बाद आर्यावर्त अभियान के तहत इन्होंने 9 आर्यों को भी हरा के विजित कर लिया। अब उनको यहां से वहां जाने के लिए बीच में जंगलों से होके जाना रहता है। अगर मान के चलो उनको अपने कब्जे में नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता था? बीच का रास्ता घातक हो सकता था। आप अपने जगह में राजा हो, आप दूसरे देश को जीत ले हो, आप वहां के राजा हो, ठीक है, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो खतरनाक हो सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? वनवासी जो असभ्य लोग थे उनको हराया और उस अधिकार पे भी अपना कब्जा कर लिया ताकि रास्ता क्या हो जाए? सुरक्षित हो जाए। क्लियर हो गया? तीसरा भी। अब चौथे अभियान में क्या करते हैं समुद्रगुप्त? क्या करते हैं? देखो भाई, मैंने दक्षिण जीत लिया, उत्तर के पास तो मैं ऑलरेडी हूं ही, उत्तर में जो और साइड में जो आर्य राजा थे उन्हें भी मैं हरा दिया, मैं उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए असभ्य लोगों को भी हरा दिया। अब मुझे खतरा कहां से हो सकता है? अब मुझे खतरा हो सकता है बाउंड्री में जो कुछ कुछ लोग बचे हैं उनसे। क्लियर है? बाउंड्री में जो कुछ लोग बचे हैं उनसे। तो चौथे अभियान में
इन्होंने क्या किया, बाउंड्री के जितने राजा थे उनसे युद्ध करके उनको पराजित किया और अपने एक पूरे गुप्त साम्राज्य को क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया। ठीक है, और अपने पूरे गुप्त साम्राज्य को उसने क्या किया, सुरक्षित कर लिया। यह था समुद्रगुप्त का। इसको आप बढ़ा बढ़ा के लिखना। ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक और चीज याद रखना, समुद्रगुप्त क्या था, इन्होंने लाइन से सारे लोगों को हराते गए, सारे चीज करते गए, तो इससे प्रभावित होकर श्रीलंका के एक राजा जिनका नाम था महामेघवर्मन, इन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी कि मुझे एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दो। ठीक है, उन्होंने बौद्ध मंदिर बनाने की एक अनुमति मांगी। और ये बौद्ध मंदिर कहां बनवाना चाहते थे श्रीलंका के राजा, याद रखना, गया एक क्षेत्र है बिहार का। ठीक है, बिहार यानी कि एक क्षेत्र गया में एक बौद्ध विहार मंदिर बनाने की क्या मांगी, इन्होंने अनुमति मांगी। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो उसके बाद मैं रामगुप्त की कहानी भी बता चुका था, आज फिर रिपीट कर दे रहा हूं। कैसे आपको लिखना है उसको तुरंत लिखते जाना। क्लियर है? अगर आपको लगे थोड़ा सा तेज हो रहा है तो आप इस क्लास को एक बार फिर से रिपीट करके सुन लेना। क्लियर है? चलो, रामगुप्त। अब ये रामगुप्त जो है, लास्ट स्टोरी में मैं क्या बताया था, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनते हैं। कई लोग बोलते हैं कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, याद रखना, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे रामगुप्त, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे रामगुप्त। अब रामगुप्त क्या होता है, कहानी के हिसाब से जब शासक बनते हैं तो एक शक शासक, सीथियन शासक इनके ऊपर आक्रमण करता है और वो शर्त रखता है। शर्त ये रहती है कि हम दोनों 1 to 1 युद्ध करते हैं, अगर मैं जीत गया, यानी कि शक शासक बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारी बीवी कुमार जो है गृह देवी, उनको अपने साथ ले जाऊंगा या तो राज्य को पूरा हड़प लूंगा, और अगर तुम जीत जाते हो तब तो मेरे को मार के भगा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या करते हैं ये जो रहते हैं, रामगुप्त मान लेते हैं उसकी शर्त को कि ठीक है करेंगे, ठीक है हम लड़ाई करेंगे। अब क्या होता है, रामगुप्त मान लेते हैं और उस शक राजा के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, जिसमें शक राजा क्या होता है, जीत जाता है। और शर्त के अनुसार अब रामगुप्त के पास केवल 2 चॉइस बचती है। पहली चॉइस कि अपने साम्राज्य और अपने लोगों को त्याग दें, या दूसरी चॉइस अपनी पत्नी गृह देवी को त्याग दें। क्लियर है? और वो अपनी पत्नी गृह देवी को त्यागने का फैसला लेते हैं और उस शक राजा को गृह देवी को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। उस शक राजा को गृह देवी को सौंप देते हैं। ठीक है, अब गृह देवी के वेश में कौन आता है, गृह देवी के वेश में देवगुप्त नामक व्यक्ति, इन्हीं का जो भाई रहता है, किनका भाई रहता है, रामगुप्त का। रामगुप्त जो राजा हैं उनका भाई गृह देवी के वेश में डोली में बैठ जाता है और उनके साथ जाने लगता है, शक राजा के साथ। और जब ये लोग आउटर में यानी कि शहर से दूर वीरान इलाके में पहुंचते हैं तो देवगुप्त बाहर निकलता है और उस शक राजा को मार देता है और वापस गुप्त साम्राज्य में आ जाता है। गुप्त साम्राज्य में आने के बाद वो अपने भाई रामगुप्त को भी क्या करता है, वध कर लेता है। और ये वध करने के बाद फिर क्या करता है, वो गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है और फिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये वाली स्टोरी सबको क्लियर थी? मैं बोला था अपने हिसाब से इसके ऊपर में एक नोट्स बना के भेजना। ठीक है, कोई बात नहीं, प्री ओरिएंटेड आप जितना वो ठीक है, इतना ही मैं होमवर्क जो दिया था वो ही सही है। मैं होमवर्क दिया था और मैं आपको बताया था एक महत्वपूर्ण नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये किसकी रचना है करके, तो 2 से 3 लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि सर ये उसकी है, उनकी है। तो ठीक है, जिन्होंने भी मैसेज किया है सही किया है। देवी चंद्रगुप्तम रचना है किसकी, विशाख दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम रचना है विशाख दत्त की। और ये रचना जो है ये पूरी कहानी बताती है इसी रामगुप्त की। इसी रामगुप्त की कहानी बताता है वही वाला इंसिडेंट कि डोली से ये जा रहे थे और वो उसको कर देते हैं, वो मार देते हैं, ये वापस आ जाते हैं। क्लियर है? ये जो कहानी मैं बताया हूं ना, ये कहानी देवी चंद्रगुप्तम नाटक में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? इसके रचना कौन है, रचनाकार विशाख दत्त हैं। और विशाख दत्त की एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस।
क्लियर है? उसको आराम से कला संस्कृति में लिखवाऊंगा तो साथ में लिखना। क्लियर है? चलो यहां तक हो गया था। इसके बाद में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय में। ठीक है, इसको आप लिख लेना, ये कहानी को लिख लेना। तो अब लिखो आप चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो मैं बोला हूं ना पूरा, आप जो इंटरप्रेट किए हो ना कल पूरा, उसी के हिसाब से ये पूरा लिखते जाएंगे लास्ट क्लास वाले के हिसाब से। अभी सिर्फ कीवर्ड लिखा हूं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी चीज मैं क्लास में करवा चुका था, इसलिए आज मैं बोर्ड वर्क बहुत कम किया हूं। तो जो लोग बोर्ड देख के लिखते हैं उनसे अनुरोध है कि वो कल की क्लास में जो पूरा डिटेल बताया हूं, या मैम जिस समय साइन लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट कर रहे थे तो वो उस ट्रांसलेशन के हिसाब से नोट्स बना लेंगे, है ना। सिर्फ एक क्लास का ही नोट्स उनका थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं आज ध्यान नहीं दिया हूं, सिर्फ कीवर्ड्स बोर्ड में लिख दिया। क्लियर है? आगे से मैं पूरी चीज एक एक लाइन लिखाऊंगा, तो वो टेंशन ना ले। मैम ने जो ट्रांसलेट किया था उसके हिसाब से वो अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब तुरंत आ जाओ। अब मैं लिखाते हुए चल रहा हूं तो साथ में चलो। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय वही हैं कौन, जिन्होंने गृह देवी को बचाया था। अब क्या करते हैं, अपने भाई का वध करने के बाद क्या करते हैं, ये गृह देवी से क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। क्लियर है? और चंद्रगुप्त द्वितीय जो रहते हैं ना, एक बेहतरीन इंसान टाइप वाला। इन्होंने राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने क्या सहारा लिया, इन्होंने शादियों का सहारा लिया। ठीक है, ये स्वयं एक और शादी करते हैं नागवंश की राजकुमारी से। उसके बाद ये अपनी बेटी जो रहती है ना, उसकी शादी करते हैं वाकाटक वंश में। और वाकाटक वंश वाले राजा की मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है, जो वाकाटक वंश वाला क्षेत्र था ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय को मिल जाता है। ठीक है, तो ये शादियों के हिसाब से अपना राज्य ठीक। एक बार हाँ चेक कर लो आवाज आ रही है क्या, बैटरी थोड़ा सा खत्म हो गया था उसको चेंज किए हैं, और ऐसा मोस्टली मेरे क्लास में होता है।
ठीक है, चलो। हाँ हाँ, पीताम्बर, द्रौपदी, शेख नबील, सॉरी वो बैटरी का थोड़ा इश्यू था, अभी आवाज आ रही है। हाँ हाँ चिराग, मैं अभी चेंज कर लिया हूँ, एक बार आप लोग देखो, अभी आवाज आ रही है। मेरे को प्लीज एक बार इन्फॉर्म करो, फिर मैं आगे लिखाऊंगा। अभी जब तक मैसेज नहीं आएगा कि आवाज आ रही है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप एक बार मैसेज कर दो, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार मैसेज आ जाने दो। हाँ चलो, किसी का मैसेज आया, शेख नबील का आ गया। ठीक है नबील, आवाज आ रही है, चलो थैंक यू। ठीक है ना। सॉरी, मैं कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं फिर से एक बार चीज़ों को रिपीट कर दे रहा हूँ। रामगुप्त मैंने आपको लिखाया है ना, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आप अगले शासक का नाम लिखना रामगुप्त, और रामगुप्त की कहानी मैं आपको पूरी बता चुका हूँ, आप अपने शब्दों में लिखना उसको। और रामगुप्त के जस्ट नेक्स्ट वाली हेडिंग डालना आप चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऊपर में एज अ नोट लिखना चाहोगे तो लिख लेना समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि रामगुप्त था। क्लियर है। किसी बुक में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय दे देगा, लेकिन वो गलत है, आप ध्यान रखना। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक। तो अब मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा हूं, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप जल्दी से लिखने लग जाओ। और उसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिख लो, चंद्रगुप्त द्वितीय की सारी जानकारी हमें सिक्कों, लेखों, अभिलेखों और चीनी यात्रियों, ये सब जो यात्रियां हैं उनके विवरण से प्राप्त होती है, उनके विवरण से प्राप्त होती है। क्लास को कोई भी बीच में अभी मत छोड़ना। मेंस के रिगार्डिंग किसी का कोई प्रश्न आया था, उसको क्लास के 5 मिनट खत्म होने के पहले मैं आपको बताऊंगा, मेरी क्लास खत्म होने के पहले। ठीक है ना, लाइन पे रहना। चलो, हो गया। पहला पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में हमें अभिलेखों, सिक्कों और चीनी यात्रियों के लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक, वाकाटक नरेश या वाकाटक शासक रुद्रसेन से किया। वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया, रुद्रसेन से किया। कालांतर में क्या होता है, ये रुद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसमें और कोई विशेष उत्तराधिकारी ना होने की वजह से ये जो वाकाटक भी रहता है, ये भी गुप्तों के, ये इनका पूरा जो वाकाटकोट का क्षेत्र रहता है ना, प्रभावती जब विधवा होती हैं तो उनके साथ ये भी किस में आ जाता है, गुप्तों के अधीन आ जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला पॉइंट लिखो। अब क्या हुआ, जब वाकाटक इनके अधीन आ जाता है ना, तो ये लोग अपनी दूसरी राजधानी किसको बना लेते हैं, मगध के बाद इधर बना लेते हैं उज्जैन में। वाकाटक वाले क्षेत्र पे नियंत्रण रखने के लिए उज्जैन में अपनी नई राजधानी बना लेते हैं, ताकि उधर का क्षेत्र भी क्या रहे, इनके हिस्से में रहे। ठीक है, अब क्या किया, ये खुद अपनी दूसरी शादी कुबेर वंशी नागवंश की, मतलब एक महिला रहती है, उनसे करते हैं, और ये वैवाहिक संबंध के बेस पे क्या करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं। हाँ, श्योर। हाँ, अब ये क्या करते हैं, कुबेर वंश की एक राजकुमारी से, मतलब नल वंश की राजकुमारी से अपनी स्वयं शादी करते हैं, अपनी पुत्री की शादी वाकाटक वंश में करते हैं, तथा अपने पुत्र की शादी कदंब राजवंश में करते हैं। अपने पुत्र की शादी कदंब राजवंश में करते हैं। और महरौली स्तंभ लेख से ज्ञात होता है,
महरौली स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया था, बहलीक पर्वत के पार भी क्या किया था, वहां तक के अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया था। ये बहलीक पर्वत कौन सा है, इसको हम कौन सा पर्वत के नाम से भी जानते हैं, हिंदूसुत पर्वत, हिंदूसुत पर्वत। और इस वजह से इनको क्या, बहलीक विजय की संध्या भी क्या दी थी, इस विजय के कारण बहलीक विजय भी इन्हें कहा जाने लगा था। क्लियर है, बहलीक विजय भी कहा जाने लगा था, ठीक है, जिसे बहलीक विजय की संज्ञा, बहलीक विजय हिंदूसुत पर्वत, हिंदूसुत पर्वत याद आ रहा है क्या, कहां पे है, किसी को तुरंत मैसेज करो, किसी को भी हिंदूसुत पर्वत आ रहा है क्या याद, मैं फिर उसको बता दूंगा कहां पे आप पढ़े हो करके। किसी को भी हिंदूसुत पर्वत याद आ रहा है क्या, एक बार मेरे को मैसेज करना, हाँ सर पढ़े, याद नहीं आ रहा। हिंदसुत या हिंदूसुत दोनों बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से किसी का मैसेज आया क्या, ठीक है, चलो उसको कहां पे है मैं बताऊंगा, अगर किसी का मैसेज आएगा तो, अगर किसी का मैसेज आएगा तो बताऊंगा वो कहां पे है वो, ठीक है। अब क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो इतने अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और इन्होंने शक राजा, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय वाला मैंने बताया ना, इन्होंने क्या किया था, शक राजा को पराजित किया था, गृह देवी को बचा लिया था। तो शक राजा को पराजित करने के बाद इन्होंने एक विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए थे। वेरी गुड, किसी का मैसेज आ गया, ठीक है, कहीं पास पढ़े। मैं आपको बता रहा हूं, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था ना, हिमालय का जब निर्माण हो रहा था, ये तृतीयक काल की बात बता रहा हूं। जब तृतीयक, आप ज्योग्राफी में पढ़े हो, आपको गुलनाज मैडम ने पूरा पढ़ाया है, ज्योग्राफी में पढ़े हो, गुलनाज मैडम ने पढ़ाया है। आप ज्योग्राफी का जब आप नोट्स देखोगे आपको रिकॉल होगा कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तृतीयक काल में, जब धीरे धीरे गाज और वो बढ़ते जा रहा था, और जब वहां पे संपीडनात्मक बल लगता है, उस समय क्या हुआ था, जब यूरेशियन भूमि और गोंडवाना लैंड आपस में टकराते हैं, तो उस समय हिमालय का निर्माण हुआ था, और हिमालय के साथ ही अन्य पर्वतों का भी निर्माण हुआ था, जिसका नाम था हिंदू कुश, जो कि अफगानिस्तान में है, और त्यान चान पुरलिन चान जो कि चाइना में है। ये सभी पर्वत, हिंदू सुत, हिंदू कुश जो कि अफगानिस्तान में बना था, हमारे यहाँ पे हिमालय बना था, और चीन में भी एक पर्वत का निर्माण हुआ था इसी टक्कर से, जिसका नाम था त्यान चान पुरलिन चान, पुनलिन चान, ठीक है। तो वो उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको हिंदू कुश कहां तक, मतलब अफगानिस्तान तक उसने क्या किया था, विस्तार कर लिया था, और उस पर्वत को भी जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बहलीक विजय की संज्ञा भी दी गई थी। क्लियर है, बहलीक विजय की संज्ञा भी दी गई थी। क्लियर है सबको। और शकों को पराजित करने के बाद तो इसने विशेष प्रकार के सिक्के चलाए ही थे। यहां तक क्लियर है सबको। अब यहां से जो लाइन से 3 या 4 राजा हैं, उनमें सिर्फ नाम और उनके बारे में एक लाइन, नाम एक लाइन, नाम एक लाइन लिखना है, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज जो है, इनका शासन व्यवस्था क्या था, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इनके अध्यक्ष, इनके पदों के नाम क्या थे, ये आपको याद करना है। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनके बारे में हम अभी तक पढ़े हैं, उन्होंने अपने दरबार में 9 रत्नों को क्या दिया था, आश्रय दिया था। उन्होंने अपने दरबार में 9 रत्नों को आश्रय दिया था, और इन 9 रत्नों में से 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है, तो आप इन 9 रत्नों को याद रखना। जैसे अकबर के 9 रत्न थे ना, वैसे ही इनके भी 9 रत्न थे। क्लियर है, इनके भी 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों के नाम आप याद रखना। तो सबसे पहले थे अमर सिंह। अभी हम चंद्रगुप्त द्वितीय के अंदर ही लिखा रहे हैं, हम आगे के राजा के पास नहीं गए हैं, है ना। आगे के राजा का मैं लिखाऊंगा। सबसे पहले लिखे आप अमर सिंह, अमर सिंह,
अमर सिंह, इन्होंने शब्दकोश की रचना की थी। इन्होंने शब्दकोश की रचना की थी। इनके कार्य में लिखना कि अमर कोश की रचना की थी, जो कि शब्दकोश था। सॉरी, शब्दों को एक बार फिर से आगे पीछे कर लो। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। इन 9 रत्नों में पहले रत्न थे, है ना। 9 रत्नों में लाइन से बता रहा हूं, तो सबसे पहले है अमर सिंह। इन्होंने अमर कोश की रचना की, और अमर कोश की रचना की, और वो किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब शब्दकोश है वो। ठीक है, शब्दकोश है वो। क्लियर। दूसरा लिखो धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी, इन्होंने आयुर्वेद की रचना की, और ये किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। धन्वंतरी किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। तुरंत आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे थे हरिशेन। हरिशेन क्या थे, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, और ये क्या थे, कवि थे। कविता मतलब इनका क्षेत्र क्या था, कविता का क्षेत्र था। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। चौथा लिखो कालिदास। कालिदास, कालिदास की रचना बहुत सारी है, आप यहां पे 2 ही लिख लो। कालिदास जी की रचना बहुत सारी है, यहां पे आप केवल 2 ही लिख लो। पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा मेघदूत। अभिज्ञान शकुंतलम और कॉमा मेघदूत, इन्होंने इन दोनों की रचना की। हालांकि बहुत सारे की रचना की है, लेकिन अभी आप केवल यही लिखो। तो इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये नाटककार, मतलब नाटक लिखते थे और कविताएं लिखते थे। क्लियर हो गया। कालिदास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, नाटककार और रचनाकार, कविताकार। क्लियर है। 4 हो गए। 5वां वाला नाम थोड़ा सा अलग अलग बुक में आपको थोड़ा सा वैरायटीज मिल सकता है। इसको लिखना कहतनस्य। कहतनस्य भी एक जगह लिखा है, कहतनस्य भी लिखा है। कहत, कहत न और आधा सा और या, कहतनस्य। कहतनस्य ये 5वें नंबर पे है, और ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर एक रचना लिखी है। क्लियर हो गया, कहतनस्य। उसके बाद 6वें नंबर पे लिखो शंभु। शंभु, शंभु, शंभु क्या थे, शिल्प शास्त्री थे। शिल्प शास्त्री मतलब समझ रहे हो आप लोग। शिल्प शास्त्री का मतलब अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे तो आर्किटेक्ट टाइप के, है ना। आर्किटेक्ट टाइप के मतलब स्थापत्य, स्थापत्य कला जो बोलते हैं ना, आर्किटेक्ट। तो ये जो शंभु थे ना, ये शिल्प कला से संबंधित थे। मतलब इनका क्षेत्र क्या हो गया, स्थापत्य, आर्किटेक्चर वाला। ठीक है। उसके बाद था वराह मिहिर। अगला लिखो 7वें नंबर का, वराह मिहिर। वराह मिहिर या वराह मिहिर, वराह मिहिर या वराह मिहिर। वराह मिहिर जो थे, ये क्या थे, इन्होंने वृहत संहिता की रचना की है, जो कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। वराह मिहिर जिन्होंने वृहत कथा की रचना की है, जो कि ज्योतिष शास्त्र से क्या है, संबंधित है। 8वें का लिखो आप। ठीक है। अब 8वें का लिखो वर ऋषि। वर वधु वाला वर लिखना है ना, वर ऋषि। वर ऋषि इन्होंने एक संस्कृत की व्याकरण की पुस्तिका लिखी है। तो ये किससे संबंधित हो गया, इनका क्षेत्र क्या हो गया, व्याकरण से संबंधित। इन्होंने संस्कृत में व्याकरण की एक पुस्तिका लिखी है, इस वजह से इनका संबंध किस क्षेत्र से हो गया, व्याकरण से। क्लियर हो गया, क्लियर है। व्याकरण, ग्रामर। अच्छा, आप लोग बचपन में या कहीं पे एक कहानी सुने होंगे, विक्रम वेताल की कहानी। विक्रम वेताल की कहानी क्या थी, वेताल मतलब विक्रम राजा रहते हैं, वेताल भूत उनके कंधे में आता है, वो उनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। राजा विक्रम मतलब जो रहते हैं मस्त जवाब दे देते हैं, और वो संतुष्ट होकर वापस चले जाता है, और हर बार आके उनसे एक सवाल पूछता है। तो ये एक्चुअली ये वही वाला वेताल है ना, ये वही वाला वेताल है, विक्रम वेताल वाला। ठीक है। तो 9वां लिखो वेताल भट्ट। 9वां लिखो वेताल भट्ट।
अब विक्रम वेधा वाली पिक्चर की स्टोरी मत सुनना, वो पिक्चर ऋतिक रोशन वाली थोड़ी सी अलग है, ठीक है। वेताल भट्ट, नौवां लिखो, नौवां रत्न था वेताल भट्ट, नौवां रत्न था। सर एक बार फिर से बता दीजिएगा, ठीक है। वर ऋषि वाला इन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा था, तो मतलब व्याकरण से संबंधित था। अब मैं एक कहानी के टाइप बता रहा हूं, बचपन में ऐसे कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे ना, विक्रम और वेताल की कहानियां, विक्रम वेताल की कहानियां, मतलब एक बहुत फेमस कॉमिक्स एक टाइम पे हुआ करती थी। उस कॉमिक्स में क्या, उसका मेन मोटो ये रहता था कि वेताल जो रहता था एक भूत रहता था, टाइप का एक भूत रहता था, मतलब आके जो विक्रम रहता है उनके कंधे पे बैठ जाता था, उल्टा लटक जाता था या पेड़ पे लटके रहता था, और वो कुछ डिफिकल्ट से क्वेश्चन पूछता था विक्रम से। एक व्यक्ति या एक शासक थे, उनसे एक डिफिकल्ट से क्वेश्चन पूछता था, और हर बार वो क्या करते थे, विक्रम सही आंसर दे देते थे। तो क्या होता था, वो निरुत्तर हो जाता था और वापस चले जाता था। फिर अगली बार जब वो उधर से गुजरते थे, फिर उनके कंधे में आके बैठ जाता था और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था। उसको लगता था कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, और विक्रम फिर से जवाब दे के उसको सेटिस्फाइड कर देते थे, ठीक है। तो फिर वो चले जाता था। ये एक कॉमिक्स की कहानियां थी, कॉमिक्स की कहानियां थी, इसको अभी वहीं पे रखो। तो जो कॉमिक्स की कहानियां बननी शुरू हुई थी, ये वही वाले विक्रम वेताल वाले ही वेताल भट्ट हैं। ये वही वाले वेताल भट्ट हैं जिन्होंने मंत्र शास्त्र पे क्या लिखा था, रचना की थी। और ये जादू टोना में क्या थे, बहुत ज्यादा माहिर थे। जादू टोना में बहुत ज्यादा क्या थे, माहिर थे, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये भूत तो नहीं थे कि उल्टा लटक जाते थे, नहीं ये नहीं थे, इनकी कहानियां थी। ये जादू टोने में माहिर थे, ये मंत्र शास्त्र की इन्होंने रचना की थी, ठीक है। इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने मंत्र शास्त्र की रचना की थी, और ये जादू में क्या थे, इनको महारत हासिल था। और ये भी क्या थे, बहुत ही वाक्पटु थे, और क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के क्या थे, वो थे। बोलने को ऐसा लगता था अरे वेताल ऐसे पागल टाइप का, ये वो ऐसे करके, लेकिन वो अंदर से क्या थे, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे। उनके पास क्या बोलते हैं, ये वाला शास्त्र था ना, जादू शास्त्र, ये सारी चीज का इनको बहुत ज्यादा इल्म था, क्लियर है, ज्ञान था। तो इस प्रकार के 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, क्लियर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इस प्रकार 9 किस्म के क्या थे, रत्न थे। जो देख के लिख रहे हैं वो प्लीज बोर्ड की फोटो खींच लें, स्क्रीनशॉट कर लें, और जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे थे, अगर छूट गया होगा तो फिर से उसको बढ़ा के आगे पीछे करके एक बार लिखना, क्लियर है। चलो हो गया सबका, चलो जल्दी से क्लास में आ जाओ वापस से। अब हम आते हैं, हमारे 6 राजा होगा गुप्त वंश के। अब हम आते हैं 7वें में, जिनका नाम है कुमारगुप्त, ठीक है, जिनका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को और महेंद्रादित्य या महेंद्र नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तुरंत लिख लो कुमारगुप्त, 7वें राजा का नाम लिख लो कुमारगुप्त, ठीक है। गुप्त में ना थोड़ी सी वैरायटीज आपको मिलेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। एक तो राजा भी मिलेंगे, और इसी समय क्या होगा, एक जनजाति आएगी, उस जनजाति का नाम है हूण जनजाति, हूण जनजाति, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये गुप्तों का पतन का भी कारण बनेगा। तो ये हूण जनजाति ना अभी जस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को लग नहीं रहा है हूण को समझा पाऊंगा अभी, क्योंकि टाइम कम है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लो आप कुमारगुप्त 7वां शासक। इन्हें महेंद्र या महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, लिखो पहला पॉइंट, इन्हें महेंद्र या महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इन्हें महेंद्र या महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, हो गया। कुमारगुप्त ने कई प्रकार के नवीन स्वर्ण के सिक्के चलाए। कुमारगुप्त ने नवीन प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए। कुमारगुप्त ने नवीन प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए, ठीक है। इन्होंने मध्य भारत में रजत के सिक्के का प्रारंभ किया।
इन्होंने मध्य भारत में प्रारंभ किया, मतलब नया टाइप के चला सिक्का रजत का भी, ठीक है। इन्होंने मध्य भारत में रजत के सिक्के भी क्या किए, चलवाए। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इनके समय में हूण नामक जनजाति का आक्रमण, हूण नामक जनजाति का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। इनके समय हूण नामक जनजाति का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लो। इन्हीं के शासनकाल में नालंदा के बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की गई, ठीक है। नालंदा के बौद्ध विहार लिखो, है ना, बौद्ध विहार, विश्वविद्यालय मत लिखो। नालंदा के बौद्ध विहार की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में की गई। नालंदा के बौद्ध विहार की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में की गई। इसके बाद सिर्फ एक राजा है, फिर लाइन से नाम लिखा दूंगा, तो थोड़ा सा कनेक्ट रहो और जल्दी से लिखना शुरू कर दो। छत्तीसगढ़ में शासन करता था क्या गुप्त वंश में सर महेंद्र? छत्तीसगढ़ में जो महेंद्र अपन लेते हैं ना, उसको अपन वाकाटक वाला कंसीडर करते हैं नबील। ये महेंद्र जो है ना, जिसको हमने पढ़ा है ना, समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था और समुद्रगुप्त ने क्या किया था, दक्षिणापथ अभियान में दक्षिण कोसल के महेंद्र और बस्तर के व्याघ्र राज को जो हराया था ना, तो वो वाला जो महेंद्र है ना, वो वाकाटक वाला अपन लेते हैं, है ना, जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था, वाकाटक वाला लेते हैं महेंद्र। आपको एक ही नाम लाइन से कई बार देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, चंद्रगुप्त भी हैं, तो एक नाम में कंफ्यूजन मत होना। वो वाले महेंद्र को अपन वाकाटक वंश वाला कंसीडर करते हैं, ठीक है, उनको हम वाकाटक वंश का कंसीडर करते हैं। जो दक्षिणापथ अभियान वाला आप बोल रहे हो छत्तीसगढ़ का ना, उनको हम वाकाटक वंश में कंसीडर करते हैं। हाँ ठीक है आशीष, आपका आंसर सही है, वेरी गुड, है ना। चलो, कुमारगुप्त का बस इतना ही लिख लो, तुरंत आप आ जाओ अगले शासक के ऊपर, जिनका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। 2 मिनट में मैसेज देख रहा हूं। नबील, नबील क्लियर हो गया ना? हाँ, विशाख दत्त ने किया था। नबील एक बार देख लेना, है ना, मैसेज करना, आपको नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, स्कंदगुप्त, हाँ वेरी गुड, है ना। चलो, मैसेज आ गया नबील का। चलो, स्कंदगुप्त लिखो। स्कंदगुप्त के अंदर थोड़ा सा पॉइंट जल्दी से लिख लो, ताकि अपन हूण जनजाति को आज ही समझ जाएं। ठीक है, स्कंदगुप्त के अंदर जल्दी लिखो, ताकि अपन, कोई बात नहीं, आप फिर से क्लास को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 मिनट में अभी अगली क्लास ना गुलनाज मैम की है, तो मैं उनसे परमिशन ले लेता हूं उनकी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेने का। ठीक है ना, 2-4 मिनट मैम का मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा, फिर मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, अपन हूण को पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। चलो, तुरंत लिखो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त लिखो। स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हूणों पर विजय करना। पहला पॉइंट डाल के लिखो, तुरंत लिखो। स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही था कि उसने क्या किया, हूणों पर कंट्रोल किया। हूण जनजाति जो आके आक्रमण कर रही थी ना, उस पर कंट्रोल किया। अब सवाल ये उठता है कि हूण जनजाति क्या है, तो मैं ये स्कंदगुप्त के तुरंत बाद आपको हूण जनजाति बताऊंगा। अभी आप सिर्फ लिखो, स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हूण जनजाति पर क्या करना, नियंत्रण करना। दूसरा पॉइंट लिखो, अभी क्या था, गुप्तों के टाइम में ना हूण जनजाति का आक्रमण धीरे से शुरू हुआ था। कब हुआ था, अभी इसके जस्ट पहले वाले राजा यानी कि कुमारगुप्त के टाइम में क्या हुआ था, हूणों का आगमन और आक्रमण धीरे धीरे शुरू हो रहा था। तो प्रथम भारतीय आक्रमण जो मेन वाला था ना, ये स्कंदगुप्त के टाइम में होता है, और इस पे विजय पाया था किसने, स्कंदगुप्त में।
तो क्या हुआ था, ये जो हूणों का नेतृत्व करता था, जो स्कंद गुप्त के टाइम में आक्रमण किया था, उसका नाम था खुशे नवाज। ठीक है, लिखते चलो अभी। मतलब स्कंदगुप्त जो था, स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हूणों पर नियंत्रण करना, और एक बड़े पैमाने पर हूणों का आक्रमण ना इसी के टाइम में हुआ था। और उस नेता का नाम था, जिसके नेतृत्व में हूणों ने आक्रमण किया था, उस हूण नेतृत्वकर्ता का नाम था खुशे नवाज। उस हूण नेतृत्वकर्ता का नाम था खुशे नवाज। खुशे नवाज, ठीक है, हूण नेतृत्वकर्ता का नाम था खुशे नवाज। ठीक है, और इस जो पूरा इंसिडेंट हम बोल रहे हैं कि भैया खुशे नवाज आखिर आक्रमण कर रहा था जिसको स्कंदगुप्त ने हराया, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो अगले पॉइंट में आप लिखो, इस बात की जानकारी, इस विषय के संबंध में जानकारी या इस बात की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। इस बात की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से क्या होती है? प्राप्त होती है। इस बात की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, और इस पराक्रमण के विजय के कारण ही इसने किसकी उपाधि धारण किया था? फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इस मतलब आक्रमण को रोकने में सफल होने के कारण ही वो क्या करता है? स्वयं में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और याद रखना यहां पे चंद्रगुप्त, अगला पॉइंट लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। उसका क्या होता है? उसका जीर्णोद्धार इसी के शासनकाल में किया जाता है। किसके? स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में निर्माण की गई सुदर्शन झील का क्या करता है? जीर्णोद्धार करवाता है। अब इसी का एक अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा चुका है, उसको लिखो कि स्कंदगुप्त का ही एक रीवा अभिलेख मिला है, जिसके हिसाब से गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के टाइम से क्या होती है? प्रारंभ होती है। घटोत्कच के टाइम से प्रारंभ होती है। रीवा वाला, हाँ ठीक है। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बना था, जिसका रिनोवेशन यानी कि जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त के काल में करवाया गया। और ये वाला सुदर्शन झील से संबंधित चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मैं सोच रहा हूं लिखवाऊंगा उसको, है ना। तो उसको मैं एक टेबल के फॉर्मेट में लिखाऊंगा कल बोल बोल के। ठीक है, एक बार आप मेरे को रिकॉल कराना कि सर सुदर्शन झील लिखाना है। ठीक है, चलो उसके बाद लिखो नौवां शासक पुरुगुप्त। पा में छोटू की मात्रा पू, रा में ऊ की मात्रा रू, पुरु गुप्त। पुरुगुप्त, पुरुगुप्त। इसको लिखना मत, बस बता दे रहा हूं। पुरुगुप्त क्या है? जब ये स्कंदवर्मन जो हुए ना, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता है। और पुरुगुप्त जब शासन पे बैठते हैं ना, तो वो बहुत ज़ईफ हो गए रहते हैं, मतलब बूढ़े हो गए रहते हैं। ठीक है, वृद्ध हो गए रहते हैं। और वो लगभग 6 साल शासन करते हैं। और ऐसे कोई महत्वपूर्ण घटना इनके टाइम की रही नहीं। इन्होंने भी ऐसे नॉर्मल कुछ चांदी के सिक्के, धनुर्धर प्रकार के सिक्के चलवाए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य इनके समय में हमको क्या है? नजर नहीं आता। तो अब लाइन से जो मैं राजाओं के नाम लिखाऊंगा ना, आप सिर्फ नाम लिखते जाओ, सिर्फ नाम लिखते जाओ। पुरुगुप्त, पुरुगुप्त के बाद अगला नाम लिख लो नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त के बाद अगला नाम लिख लो बालगुप्त। सिर्फ नाम लिखते चलो, सिर्फ नाम लिखते चलो। पुरुगुप्त, पुरुगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त के बाद बालगुप्त, बालगुप्त के बाद लिखो कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त,
बुद्धगुप्त के बाद तथागत गुप्त, फिर उसके बाद बालगुप्त द्वितीय आ जाते हैं, फिर कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालगुप्त द्वितीय। अभी इसमें बोर मत होना, मैं सिर्फ नाम लिखा रहा हूं, बोर मत होना कोई सा, है ना। यहां से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके उसमें नोट्स में रहे कि इतने लोग बीच में रहे हैं, इसलिए आपका स्किप ना हो, इसलिए लाइन से नाम लिखा दे रहा हूं। कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना। उसके बाद लिखो कृष्णगुप्त, कृष्णगुप्त, कृष्णगुप्त के बाद लिखो आप हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के बाद आप लिखो जीवित गुप्त, जीवित गुप्त के बाद लिखो कुमारगुप्त थर्ड, कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय। अब एक और लिखो जीवित गुप्त सेकंड, जीवित गुप्त सेकंड। और जीवित गुप्त सेकंड के अंदर एक पॉइंट लिखो, संभवतः यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था, संभवतः यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ठीक है, सबको हो गया। चलो, अब हूण क्या है इनके बारे में आप सुन लो, आप चाहो तो लिखते हुए चलना, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अगर चाहो तो लिखते हुए चलना, या आप इसको कहानी को अपना खुद से रिपीट करके सुन के लिख लेना अपने शब्दों में। चलो, अब क्या है, हूण जनजाति जो है ना, चीन के आसपास के क्षेत्र में रहती थी। हूण जनजाति जो थी ना, चीन के आसपास वाले क्षेत्र में रहती थी, और ये क्या थी, एक प्रकार की खानाबदोश जनजाति थी, एक प्रकार की खानाबदोश जनजाति थी। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था कि अपने लोगों का विस्तार करना है, बच्चे पैदा करना है, मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ाना है, इनका केवल यही लक्ष्य था। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, हूण जनजाति जो थी वो चीन के, चाइना के आसपास के एरिया में रहती थी, जो कि मुख्य रूप से एक खानाबदोश जनजाति थी। ठीक है, मुख्य रूप से खानाबदोश थी, जो खाने के तलाश में, जीविका की तलाश में इधर उधर हर तरफ क्या थी, भटकते रहती थी। इनका मुख्य लक्ष्य भी यही था, जनसंख्या बढ़ाना। किसी के भी साथ, मतलब किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां पे रहना, बच्चे करना और जनसंख्या बढ़ाना, इनका यही एक मुख्य लक्ष्य रह गया था। ठीक है, तो ये हूणों की भी ना दो शाखा थी। जो काले टाइप के हूण थे वो उधर यूरोप तरफ चले गए, और जो गोरे वाले थे ना, आपको लगेगा सुन के उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर ये जो गोरे वाले थे ना, वो धीरे से, और जो हमारे जैसे गेहूं कलर के गोरे, ये लोग इस तरफ हमारे भारत के तरफ आ गए, एशिया वाले तरफ। तो क्या किए, ये सबसे पहले वहां पे उन्हीं के रंग में, जैसे हम लोग जो यहाँ की जनजाति है ना, हमारे ही रंग में रंग के रहने लग गए, धीरे से उन्हीं के साथ शादी करने लग गए। जब धीरे से ये सशक्त हो गए, जब धीरे से ये सशक्त हो गए, तो उन्होंने एक क्या गुट टाइप का बना लिया, और उनके नेता ने हम ही लोगों के ऊपर, जो यहाँ के ऑलरेडी पुराने लोग थे, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। जैसा कि इन्होंने किसके ऊपर किया था, स्कंदगुप्त के ऊपर आक्रमण किया था। क्लियर है यहाँ पे सबको? हूण कौन थे वाला समझ में आया सबको? हूण वाला सबको क्लियर है? चलो, ये अज्यूम करते हैं कि हूण वाला सबको क्लियर है। तो ये हूण वाले लोग क्या करते थे, ऐसा ही करते थे। तो ये जो शाखा भारत के समय आई थी, भारत के लिए आई थी, तो उस शाखा का नेतृत्व करता जो करता था ना, उसका नाम था तोरमाड़। तोरमान भी लिख सकते हो, तोरमाड़ भी लिख सकते हो। ठीक है, तोरमान या तोरमाड़ दोनों लिख सकते हो, लिखना। तो उसका जो मेन जो था, उसका जो लीडर था, जो हमारे भारत वाले तरफ शाखा आई थी, उसके एक लीडर का नाम था तोरमाड़। ठीक है, तोरमान या तोरमाड़ था। ठीक है, और ये क्या था, इन्होंने, क्योंकि ये लोग धीरे से आने लग गए, यहीं में बस गए, यहीं पे बच्चे किए यहीं पे, तो इन्होंने एक थोड़ी सी अपनी छोटी सी फौज बना लिए थे, और मध्य भारत वाले एरिया में थोड़ा सा कुछ कुछ हिस्सों में क्या किए थे, काबिज होके रहने लग गए थे। काबिज होके मतलब कब्जा करके रहने लग गए थे। और इन्होंने ही क्या किया था, इन्हीं का ही समुदाय ने फिर स्कंदगुप्त के ऊपर क्या किया, आक्रमण कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तोरमाड़ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो गया और फिर मर गया। उसका एक बेटा बना मिहिरभोज। मिहिरभोज,
याद रखना, तोरमाड़ का बेटा था मिहिरभोज। अब ये मिहिरभोज क्या करता है, मिहिरभोज फिर से आक्रमण करता है, लेकिन इस समय उस मतलब थोड़ा सा 552 के हम और आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे एक शक्तिशाली राजा होगा यशोवर्मन, और ये यशोवर्मन फिर क्या करेगा, इसको पूर्ण रूप से उखाड़ के फेंकेगा। स्कंदगुप्त ने क्या किया, उसके आक्रमण को दबा दिया, कंट्रोल कर लिया सब चीज, लेकिन फिर भी ये पूर्ण रूप से क्या हुए थे, खत्म नहीं हुए थे ना, ये शांत होके बैठ गए थे। इसलिए क्योंकि ये हमारे जाति में इतने घुल मिल गए थे ना कि इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो ये चुप होके बैठ गए। फिर से इसका बेटा मिहिरभोज आता है, तोरमाड़ का बेटा मिहिरभोज, और ये मिहिरभोज फिर से आक्रमण करता है। उस समय यशोवर्मन का शासनकाल रहता है, और ये यशोवर्मन इसको फिर क्या करता है, उखाड़ के फेंकता है। उसके बाद भी ये हूड़ क्या होता है, हमको लगता है कि चलेगा, लेकिन अब क्या है, कई लोग यहीं की जाति में रह गए, यहीं इनका घर बन गया, तो वो अपने आप को यहीं का बाशिंदा मान लेते हैं। भले वो क्या करते हैं, विरोध करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो यहीं के बाशिंदा बन के रहने लग जाते हैं। अब एक फैक्ट वाला पॉइंट बोल रहा हूं, जिसको आप चाहो तो लिख लो और याद रखो। राजनीतिक सत्ता समाप्त होने के बाद भी, एकदम वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लो, राजनीतिक सत्ता समाप्त होने के बाद भी हूण भारत में ही विलीन हो गए और यहीं के जनजाति बनकर रहने लगे। राजनीतिक सत्ता खत्म होने के बाद भी हूण यहीं विलीन हो गए और यहीं के जाति बन के रहने लग गए। क्लियर है वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार राजपूतों की 36 जातियों में से, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार राजपूतों की 36 जातियों में से संभवतः एक जाति हूणों की ही है। संभवतः एक जाति हूणों की ही है, ऐसा डॉक्टर स्मिथ कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार राजपूतों की 36 जातियों में से एक जाति संभवतः किसकी है, हूणों की ही है। क्लियर है, ये वाला पॉइंट नोट हो गया सबका। मतलब राजपूतों की जो 36 जातियां, उनमें से एक को हम हूण ही कहते हैं, ऐसा डॉक्टर स्मिथ कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, डॉक्टर स्मिथ कहते हैं। क्लियर है। चलो, तो आज की कक्षा का समापन मैं यहीं पे कर रहा हूं, आज की कक्षा का यहीं पे समापन कर रहा हूं। कल क्या करेंगे, कल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सुदर्शन झील से संबंधित चीजें, उसका निर्माण कब किया, किसने करवाया, और जीर्णोद्धार कब और किसने करवाया। क्लियर है। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में। ठीक है। अभी किसी ने मैसेज किया था, सर मेंस के लिए क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करें, क्या है, इसलिए मैं 2 मिनट लेके बता दे रहा हूं। पहले तो अभी प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स पे फोकस करो भैया। अगर आप मान के चलो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, डेफिनेटली होगा अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो तो। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेंस में 7 पेपर आपको लिखना होगा। मेंस में 7 पेपर आपको लिखना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो भाषा का होगा, जिसमें 100 नंबर का हिंदी का प्रश्न होगा, 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी का होगा और 50 नंबर का अंग्रेजी का होगा। क्लियर है। उस 200 में से 200 नंबर के पेपर में आपको जनरल कैटेगरी को 66 नंबर पासिंग मार्क्स लाना होता है, और जहां तक दिव्यांग बच्चों को मैं जानता हूं शायद तक 46 है, 200 में 46। ठीक है, तो ये पहला पेपर हो गया। दूसरा पेपर एसे राइटिंग का हो गया, जिसको आपका प्री निकलता है तो उसी समय आप पढ़ लेना, हो जाएगा आपका। तीसरा पेपर जो है इतिहास का है, और उसी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड है। इतिहास का, भारत का इतिहास 75 नंबर का, 75 नंबर का छत्तीसगढ़ का इतिहास, यानी कि हो गया 150 नंबर, और 50 नंबर का आएगा संविधान, राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री वाला जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्राचीन भारत, अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आप 200% श्योर रहो कि मेंस में इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप ये प्री में भी पढ़ लिए हो तो सेम चीज मेंस में है, आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी सोनी सर जो आपको पढ़ा रहे हैं मेंस में, उसके बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है।
ठीक है, अब आते हैं थर्ड पेपर का ही एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन, जिसमें से मैं आपको क्या करूंगा, बेयर एक्ट के लाइन से एक्ट लिखाऊंगा और लोक प्रशासन की कुछ चीजें आपको लिखा दूंगा। क्लियर है? तो ये हो गया 3 पेपर। चौथा पेपर जो है, चौथा पेपर है विज्ञान और गणित से संबंधित है। तो 150 नंबर का विज्ञान आता है और केवल 50 नंबर का गणित आता है। ठीक है, तो उस 150 नंबर के विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ में पर्यावरण वाला रहता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण और तकनीकी वाला चीज रहता है। तो फिजिक्स में आपको मोर देन इनफ अभी कंप्लीट करा दूंगा। केमिस्ट्री भावेश सर और बायोलॉजी गुलनाज में हम कंप्लीट कराएंगे। तो जो चीज अभी प्रीलिम्स के हिसाब से चल रहा है ना, आप निश्चिंत रखना कि आप जो चीज अच्छे से पढ़े हो आप मेंस में एज इट इज लिख लोगे। तो आपका 70% सिलेबस ना मान के चलो, जो आप प्री में पढ़े हो वही सेम चीज मेंस में है। 70% मेंस में आपको बस लिखना है। 1 से 2 पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का है, या एक एक पोर्शन उसका बस अलग सा है। उसको अगर किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो पर्सनल मैसेज करना, मैं मेंस ओरिएंटेड सारे नोट्स उसको प्रोवाइड करवा दूंगा पर्सनल अपने उसमें। मेरे जो नोट्स है मैं दे दूंगा उसको, और फिर उस हिसाब से अपन देखेंगे। ठीक है, मैं अभी सिर्फ 4 पेपर तक के किया हूं, आपको 5वां भी बता देता हूं। 5वां पेपर जो है जियोग्राफी और अर्थशास्त्र का रहता है, जिसमें से 150 नंबर का करीब करीब 75 नंबर का छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी रहता है, और 75 नंबर का इंडिया का और छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स रहता है, 50 नंबर का इंडिया का ज्योग्राफी। तो मतलब ये हो गया आपका 5वां पेपर। 6वां पेपर है आपका दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र। 6वां पेपर है आपका दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र। ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए थोड़े से नए रहेंगे, है ना। दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र ये पेपर आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, यही बस एक अलग पोर्शन है। दर्शन एंड समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ओके, सिर्फ ये 2। और इसी 6th पेपर में एक पोर्शन रहेगा छत्तीसगढ़ की जनजाति, कला और संस्कृति, और वो 75 नंबर का आएगा। मान के चलो आप गुलनाज में हम जब पढ़ाएंगे आप उसको भी पढ़ लोगे ना, तो मेंस का आपका एक पोर्शन 6th पेपर का भी कंप्लीट हो जाएगा। 7th पेपर टोटली नया है, जिसमें करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो आप अगर प्री निकाल लेते हो छत्तीसगढ़, ये पूरा अभी जो पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ के, तो आपको केवल दर्शन, समाज शास्त्र और 7वें नंबर के पेपर, इसी तरह के छोटे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित और कुछ जानकारी होगी तो प्री के बाद एक बार डिटेल में बता देंगे। और मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा, जिसका भी प्री निकलेगा एक बार पर्टिकुलर और पर्सनल मैसेज करना, ताकि उनको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया जा सके, और पॉसिबिलिटी रहे तो उनके लिए मेंस की अलग से क्लास भी जो है धीरे से शुरू की जा सके। ठीक है, ये चीज़ है। और जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी रहेगी तो लड़कियां जो है एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, वो अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो गुलनाज मैम या जीनल मैम को पर्सनली मैसेज कर देंगी, और लड़के जो हैं भावेश सर को या मेरे को कर देंगे नाम और अपने पासपोर्ट साइज की फोटो, ताकि हम धीरे से यहाँ पे रिकॉर्ड में रख लें। और इवन जो बच्चा जैसे मान के चलो जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर उनको लगता है कि 1% भी फायदा यहाँ की संस्था से हुआ है, तो वो लोग प्लीज अपनी फोटो भेजेंगे। स्पेशली अगर इस ग्रुप में रुक्मणी है तो मैं रुक्मणी को बोलूंगा, और किसी और का भी अगर कुछ शिक्षाकर्मी या कहीं पे हुआ है तो वो अपनी फोटो भेज देंगे, ताकि हम लोग वो फोटो को यहाँ से क्या बोलते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में भेज दें, बता दें कि ये बच्चे यहाँ पे कुछ दिन पढ़े हैं करके। ठीक है, आप इस चीज को जहन में रखना। आप आज, कल, परसों, नरसों, हफ्ते भर जब भी चाहो, लड़कियां अपनी फोटो जीनल मैम या गुलनाज मैम को अपना नाम और पासपोर्ट साइज की फोटो भेज देना, और लड़के जो भी हैं वो अपनी फोटो मेरे को या भावेश सोनी सर को पर्सनल मैसेज में कर देना। ग्रुप में कोई भी फोटो मत भेजना, और कोई किसी की फोटो या पर्सनल इंफॉर्मेशन ग्रुप से इधर उधर मत करना। ठीक है, चलो तो आज की कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। करेक्ट 1 से 2 मिनट बाद गुलनाज मैम की क्लास शुरू हो जाएगी। आप लोग ऑनलाइन ही रहें, करेक्ट 2 मिनट में गुलनाज मैम की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को शुभ रात्रि।